हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट हो गई है फिक्स, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, जिसमें आपके 4 आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं एंड जो चैप्टर आएंगे उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ लेने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि अभी तक हमारी बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं हुई है। सो अगर अभी तक आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जिन्होंने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, एकदम तैयार है युद्ध लड़ने के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम देने के लिए, सो आप इन टॉपिक्स पे ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम रिमेन है, बचा हुआ है टाइम। तो जिन्होंने तैयारी नहीं की वो तो इनको लग ही जाना इनको समझने में, जिन्होंने कर ली है उनकी प्रैक्टिस, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो हिस्ट्री के अंदर तो आपके शुरू के 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया और चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये तीनों चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो एक एक करके इनको समझते जाना, तीनों चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे कि आपको इनमें से क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़े? तो ज्योग्राफी में आपके 4 चैप्टर आएंगे, बाकी जो भी अपने स्ट्रीम्स हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सबके 3 है, लेकिन ज्योग्राफी के 4 है। कौन कौन से हैं? एक तो चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज एंड चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। एज यू कैन सी, जैसा कि हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म चल रहा था, आपस में इंटरकनेक्टेड था, सिमिलरली ज्योग्राफी में भी जो आपके 4 चैप्टर है सब रिसोर्सेज पे हैं, अलग अलग तरीके के रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक एक चैप्टर को पढ़ते जाओगे सारे चैप्टर इजीली कवर होते जाएंगे। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक में 3 ही चैप्टर हैं, एक है डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से सवाल आएंगे ही आएंगे। अगर ये चैप्टर आपके हाफ ईयरली के अंदर है ना, तो इसमें से क्वेश्चन आना इवन हाफ ईयरली में और एनुअल एग्जाम दोनों में आना फिक्स है। उसके बाद है आपका मनी एंड क्रेडिट। ये वाला चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में भी हम पैसों की लेन देन चलता ही रहता है, तो इसे समझना ज्यादा मुश्किल है नहीं। उसके बाद आ जाती है आपकी सिविक्स। सिविक्स में भी 3 चैप्टर है, एक है पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आइए अब देखते हैं कि किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। पता है, एक तो ये पूछ लेगा सिविल कोड का कौन से साल का है, सो 1804 याद रख लेना, 1804। इस पूरे सिविल कोड को नेपोलियनिक भाई का जो पूरा सिविल कोड था कैसे बना, पहले तो नेपोलियन बोनापार्टे आया कैसे, फिर उसका पूरा हिस्ट्री कैसे आया, कब सिविल कोड लागू किया, कितने एरियाज पे उस पे, यानी कौन कौन से रीजन्स थे जहाँ पे उसने राज किया, उसकी पूरी सिस्टम क्या था, पूरी आर्मी कैसे थी, वो कैसे फंक्शन करता था, ये सारी चीजें नेपोलियन की पढ़ लेनी है। उसके बाद है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब यूनिफिकेशन में 3 कंट्री के सब पढ़ लेना। यूनिफिकेशन 3 कंट्रीज के, कौन कौन से? जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। उसमें आपका स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन आ जाएगा, तो इन तीनों कंट्रीज की यूनिफिकेशन पढ़ लेनी है एंड बल्कन्स के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट टॉपिक होता है और इसीलिए इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं, क्या ही आएगा, छोटा सा है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे देखोगे तो पहला तो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हुआ था, कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, गांधी जी ने क्यों किया था और खत्म क्यों कर दिया था, सारे कारण मेंशन करने हैं और ये सारे के सारे कारण आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। A to Z डिटेल दी गई है, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। सवाल कुछ भी बन सकता है, MCQ भी बन सकता है, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, इवन आपके 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बन सकता है। उसके बाद है डांडी मार्च, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कब शुरू किया था गांधी जी ने, कितने किलोमीटर गए थे, कहां गए थे, किस तट पे जाके उन्होंने नमक बनाया था, नमक कैसे बनाया था, ये सारी प्रोसेस मेंशन करनी होगी। एंड लास्ट वन इज ट्राइबल मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल मूवमेंट के जितने भी टॉपिक है, किसने शुरू किया, कितने लोग थे, कौन कौन से समुदाय के लोगों ने सपोर्ट किया था उन्हें, तो ये सारी चीजें भी मेंशन करनी है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसके अंदर पहला है कॉर्न लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग मॉडर्न वर्ल्ड। नया जो जैसे डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी की क्या रोल था, कितनी इंपॉर्टेंस थी टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी के कारण क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट हो पाई थी, ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक पे अच्छे से मेंशन की गई हैं।
उन्हें जरूर पढ़िएगा। आफ्टर दैट ग्रेट डिप्रेशन, ये वाला भी पढ़ लेना। एंड द ब्रिटेन वुड्स, ये जो ब्रिटेन वुड्स वाला टॉपिक है स्पेसिफिकली, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पहले तो डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, कैसे रिसोर्सेस को हम मतलब ऐसे बिना जाने बिना समझे आपाधापी में ऐसे यूज किए जा रहे हैं, वो मेंशन किया गया है। एंड कंजर्वेशन, अब जब कर रहे हैं तो उन्हें बचा कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन कंजर्व देम, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना। तो डिग्रेडेशन कंजर्वेशन इन दोनों को डिफरेंशिएशन में भी पूछ सकता है, डेफिनेशन में भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन भी करवा सकता है, एनालाइज भी करवा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। आफ्टर दैट सोइल एरोजन एंड द थर्ड वन इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कि हमने दिक्कतें बता दी सारी कि देखो इस कारण ये सारी चीजें डिग्रेड हो रही हैं, इन्हें ये कंजर्व है। अब रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत है, क्या क्या प्लान करें, हम कैसे रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, इस चैप्टर के एकदम लास्ट में गिवन है। एंड वही जैसे कि हम बल्कन्स को छोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ पे ये भी छूट जाता है कि क्या ही आएगा, छोटा सा दिया गया है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ लेगा कि ठीक है आपने दिक्कतें बता दी कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, अब ये बताओ कि हम क्या प्लान करें, कैसे प्लान करें और कैसे इन्हें कंजर्व करें। So, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसके अंदर फ्लोरा और फाउना को बिल्कुल मत छोड़ो, यानी फ्लोरा और फाउना दोनों के बारे में चैप्टर में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, एक एक इंफॉर्मेशन को चुन चुन के याद कर लेना, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन, अब इससे यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा और फाउना, ये तो याद कर ही लेना, बट फ्लोरा और फाउना को लेकर जो मर्जी सवाल बन सकता है। और अगर आपको इनके बारे में हर एक डिटेल पता होगी, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरी डिटेल हर कहीं से निकाल लो, खाली आपके चैप्टर में जो गिवन है उतनी तो याद कर लो, उससे आपका फ्लोरा और फाउना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या सवाल बनेगा? पहला तो यही बन जाता है कि ये बताओ कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लगाया था, कौन सा वाला जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो 1972। फिर कैसे लगाया, क्यों लगाया, जितनी भी इसकी पूरी हिस्ट्री है वो सब लिख देनी है। देन कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, देखो कंजर्वेशन का काम एक तो ये होता है कि सरकार करती है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि सरकार इन सारी रिसोर्सेज को ऐसे कंजर्व करेगी, ये सब काम है। उसके अलावा सरकार के अलावा कम्युनिटी यानी जो लोग बाग होते हैं, जो समुदाय हैं, वो कैसे कंजर्व कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो सारी चीजें आपके चैप्टर में मेंशन्ड है। तो कम्युनिटीज के नाम स्पेशली वो याद कर लेने, और हो सके तो उनके एग्जाम्पल भी याद कर लें, कौन सी कम्युनिटी क्या कर रही है ये भी। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में क्या है? एक तो फॉर्म्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन एंशिएंट पीरियड्स। अब जैसे हम वाटर हार्वेस्ट करते हैं अलग अलग मेथड से, लेकिन प्राचीन काल में एंशिएंट टाइप में लोग कैसे पानी को हार्वेस्ट करते थे, क्या क्या फॉर्म्स थे वाटर हार्वेस्टिंग के, वो मेंशन करने हैं। और ये अच्छे से एकदम साफ सुथरी भाषा में आपके टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं, लाइन टू लाइन उन्हें पढ़ लेना, याद कर लेना, स्टेप बाय स्टेप उनको लिख के आना, तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मैकेनिज्म है, और इसमें पता है कौन सा पूछा जाएगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, एग्जांपल ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कैसे जो बारिश का पानी होता है उसे कैसे हार्वेस्ट करते हैं, जब बारिश नहीं होती तब उसे कैसे यूज करते हैं। तो एक पूरा बड़ा सा कमरा होता है जिसे भर दिया जाता है पानी से, और जब बारिश ना हो तब उसे यूज किया जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म आपको मेंशन करना होगा। एग्जाम्पल में राजस्थान की जितनी भी प्रोसेस है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एंड उसे कैसे किया जाता है राजस्थान के एरिया में, वो भी मेंशन करना होगा डायग्राम के साथ। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है वाटर वाला जो डायग्राम है, बस एक से दो बार आप उसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके हाथ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करना है, तो डायग्राम इसमें आएगा। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, ये भी ज्योग्राफी का ही है। इसमें आपका पहला आ जाता है फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। देखो अलग अलग तरीके की फार्मिंग है जो कि चैप्टर में मेंशन की गई है, तो उसमें आपको हर जितनी भी तरीके की फार्मिंग है उन सबके फीचर्स यहाँ पे पढ़ लेने हैं। तो मैंने ये मेंशन किया है फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। इन 3 तरीके की फार्मिंग्स के फीचर्स को अच्छे से स्टडी करना है। देन उसके बाद देखो फार्मिंग भी अलग अलग तरीके की, देखो चावल की होती है, गेहूं की होती है, बाजरे की होती है, मकई की होती है, शुगर केन की फार्मिंग है, गन्ने की फार्मिंग। तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स अब ये हो जाता है कौन सा हम पढ़ें, तो उसमें से आपको एक तो वीट एंड राइस पढ़ना है, टी कॉफी एंड जूट, यानी वीट राइस टी कॉफी जूट, ये तकरीबन 5 जो टॉपिक हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। कैसे होती है, कितना किस रीजन में ज़्यादा होती है, किस टाइम पे होती है, किस मौसम में होती है, किस तरह की जाती है, वो सारी चीज़ें। एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फार्मिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या क्या है वो चैप्टर में अच्छे से दिया गया है कि जैसे जैसे
टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी आई है, तो एग्रीकल्चर के अंदर यानी खेती बाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, कैसे इस्तेमाल में किया जा रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है वो चीजें मेंशन करनी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या है, एक तो क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड स्टेट्स। ये चैप्टर के अंदर क्राइटेरिया आपको अच्छे से मेंशन दिए गए हैं, पूरी टेबल दे दी गई है आपको, हर एक चीज का क्राइटेरिया मेंशन है, कंट्रीज का भी दिया है उनके डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, इवन स्टेट्स का भी दिया है। स्टेट में मुझे लगता है 3 स्टेट ज्यादातर मेंशन किए गए हैं, वन इज हरियाणा, बिहार एंड केरला। सो इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, स्टेट का कंपेयरिंग डेवलपमेंट एंड कंट्रीज का, उनके सारे क्राइटेरिया। उसके बाद है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसको भी अच्छे से थरोली एकदम डिटेल में समझ लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका जो पहला पॉइंट है यानी जो पहला टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, दैट इज मेन फीचर्स ऑफ 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी के, उनके सारे जो तीनों के तीनों जो सेक्टर्स हैं उनके हर एक फीचर को अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। जब आप पढ़ लोगे ना कि अच्छा ये 3 सेक्टर हैं, इन 3 सेक्टर के ये फीचर्स है, तो फिर अगर आपने वो फीचर अच्छे से पढ़ लिए तो उसमें से कुछ भी सवाल बन जाए उन तीनों सेक्टर को लेके आप इजीली आंसर कर दोगे। उसके बाद है डाटा ऑफ ग्रोथ इन द सेक्टर्स। एक ग्राफ दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में कि जो ग्रोथ का डाटा है, हर 3 सेक्टर है तो हर सेक्टर के अंदर किस तरह से ग्रोथ हो रही है उस डाटा को अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, कौन से सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हैं कौन से अनऑर्गेनाइज्ड हैं उनकी डिटेल्स गिवन है, इसे पढ़ लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट। बहुत आसान सा चैप्टर है। इसका एक तो बार्टर सिस्टम जो पहले चलता था उस बार्टर सिस्टम को पढ़ लेना है कि भैया क्यों चला था, क्या कारण था, फिर फेल क्यों हो गया, सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा, अब तक क्यों नहीं चलता आया, तो वो सारे रीजंस मेंशन कर देने हैं। देन फंक्शनिंग ऑफ बैंक एंड लोन, कि बैंक कैसे फंक्शन करते हैं, वो जो लोन देते हैं, जैसे हम तो लोन लेने चले जाते हैं, बैंक हमें लोन दे देता है कुछ क्राइटेरिया वगैरह देख के कि अच्छा ठीक है ये है आपको इतना लोन मिल जाएगा, लेकिन बैंक के पास वो पैसा कहां से आता है, इवन बैंक जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह लेता है वो कैसे करता है, इंटरेस्ट वो कैसे डिसाइड करता है, कैसे हमें लोन देता है तो वो कब डिसाइड करता है कि इसे लोन देना है या नहीं देना है, वो सारी चीजें मेंशन करनी है। देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांवों में अगर आपने कभी देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो ऐसा होता है कुछ लोग सेविंग्स कर लेते हैं एंड उन सेविंग्स को, जब गांव में ज्यादातर लोग बैंक के पास नहीं जाते, अभी तक नहीं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं उनसे कम इंटरेस्ट रेट पे, जो लोग सेविंग करते हैं उन्हें कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो सेविंग कर लेते हैं, देन कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे देते हैं जो गाँव में लोग होते हैं उन्हें, एंड वो उस इंटरेस्ट पे उन्हें रिटर्न करते रहते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी पढ़ना बेहद जरूरी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सिविक्स। सिविक्स के अंदर 3 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसमें क्या पूछेगा भैया, पावर शेयरिंग में आपका सबसे पहला है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम की सरकार ने क्या क्या किया था, जैसे आप देखोगे अगला टॉपिक जो यहाँ पे लिखा है सिविल वॉर इन श्रीलंका, तो भैया श्रीलंका में ही काहे युद्ध मचा, बेल्जियम में क्यों नहीं बचा, क्या हुआ, बेल्जियम की सरकार ने क्या क्या फंडे लगाए जिससे बेल्जियम में युद्ध नहीं हुआ, वहां क्या क्या अकोमोडेशंस थी, तो बेल्जियम के बारे में अच्छे से घोट घोट के पढ़ लेना है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है सिविल वॉर इन श्रीलंका, क्यों हुआ, किनके बीच हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब लिख देना है। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स जो हैं चैप्टर में मेंशन किए गए हैं, उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म। इसके अंदर ना इस वाले के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊंगी कौन कौन से हैं। एक तो ये कि आपका की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के जो की फीचर्स होते हैं इन्हें पढ़ लीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो फेडरलिज्म का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता है आपका रूट्स टू बिकम ए फेडरल कंट्री, 2 रूट है कि आप एक फेडरल कंट्री कैसे बन सकते हो, वहां पे चीजें मेंशन की गई हैं। देन व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी ये, कि इंडिया को क्या चीज है जो एक फेडरल कंट्री बनाती है। चैप्टर में दिया गया है, घबराने की बात नहीं कि ये टॉपिक क्या हो गया, हमने तो किताब खोल के ना देखी थी, खोल के देखो किताब को, ये टॉपिक दिए गए हैं उन्हें पढ़ लो, और कुछ मेन फीचर्स जो हैं, ताकि अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो इनको शुरू कर देना। उसके बाद है पंचायती सिस्टम, बहुत आसान है, जब से सिविक्स की टेक्स्ट बुक आई है 5th 6th 7th 8th 9th सब में पंचायत की बात हो रही है, तो पंचायती सिस्टम इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो इस वाले टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जो कि लास्ट चैप्टर होगा इस पूरे के पूरे सिलेबस का यानी सिविक्स का। इसमें आपको सबसे पहले तो वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि राजनीति के अंदर वुमेन्स का, महिलाओं का क्या रोल है, किस रीजन में ज्यादा है, इसमें आप नॉर्थ का एग्जाम्पल दे सकते हो तो वो मेंशन कर देना है। देन फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स,
कम्युनलिज्म की क्या क्या फॉर्म्स है राजनीति के अंदर, ये आ जाएगा। देन ये वाला भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो भैया हाफ ईयरली में भी आ सकता है, इवन दो एनुअल एग्जाम में भी आ सकता है। पहले के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, इवन अब का सैंपल पेपर देखोगे तो ये सवाल मिल ही जाएगा, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के दे देते हैं, कभी सीधा पूछ लेंगे तो कभी उल्टा पूछ लेंगे, कभी टेढ़ा, कभी किसी तरीके से, पर ये सवाल मिल जाएगा। क्या है सवाल? What makes India a secular country? भारत को क्या चीज एक सेक्युलर कंट्री बनाती है? अलग अलग धर्म के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो किस तरीके से भारत एक सेक्युलर कंट्री है और कैसे है, ये हमें करना होगा। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड वाइस वर्सा। कहोगे वाइस वर्सा मतलब ये कि भैया राजनीति में कास्ट और कास्ट में राजनीति, ठीक है, राजनीति के अंदर जातिवादी का क्या रोल चल रहा है और जातियों के अंदर राजनीति किस तरीके से है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वाइस वर्सा। तो इन दोनों टॉपिक को, कहीं ये नहीं आपने ये पढ़ लिया कास्ट इन पॉलिटिक्स पढ़ लिया हो गया काम, पॉलिटिक्स के अंदर भी कास्ट कैसे और कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे, ये दोनों चीजें हमें समझनी होंगी। तो ये होगा इस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक जो कि आपको पढ़ लेना है। और ये था पूरा सिलेबस सोशल साइंस का, आपकी 4 की 4 किताब होगा, किसमें से क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, फीचर्स मेन पढ़ लीजिएगा इनके जो भी मैंने बताए थे, और डायग्राम जो राजस्थान वाला है वो, और भारत को क्या चीज है जो एक सेक्युलर कंट्री बनाती है वो भी जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।